मैं सत्येंद्र कुमार सिविल वैरियर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम 6 सेमेस्टर के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट CMAED कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट अकाउंट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। दोस्तों उसमें हमारा लेसन नंबर फर्स्ट चल रहा है। लेसन नंबर फर्स्ट का नाम है इंट्रोडक्शन। दोस्तों ये लेसन नंबर फर्स्ट का ये लेक्चर नंबर दूसरा है। दोस्तों आज इस लेक्चर में हम जानेंगे निर्माण मंडली कंस्ट्रक्शन टीम क्या होता है, इसके कितने भाग होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। फिर दूसरा जानेंगे निर्माण उद्योग के लिए संसाधन, रिसोर्स फॉर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। निर्माण उद्योग के लिए कौन कौन से संसाधन की आवश्यकता होती है इसके बारे में जानेंगे। फिर तीसरा टॉपिक जानेंगे सिविल अभियंत्रण प्रबंधन के मुख्य उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सिविल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में 3 टॉपिक जानेंगे, निर्माण मंडली क्या होता है, निर्माण उद्योग के लिए संसाधन और सिविल अभियंत्रण प्रबंधन के मुख्य उद्देश्य। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले देखते हैं निर्माण मंडली कंस्ट्रक्शन टीम क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। निर्माण मंडली या टोली को निम्न मुख्य भागों में विभाजित किया जा सकता है। जो हमारी कंस्ट्रक्शन टीम होती है उसको निम्न भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से भागों में दोस्तों? मालिक या स्वामी, ऑनर, अभियंता या इंजीनियर, ठेकेदार, कंट्रैक्टर। तो दोस्तों निर्माण मंडली कंस्ट्रक्शन टीम को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले ऑनर, इंजीनियर और कंट्रैक्टर या फिर कहें ठेकेदार। तो अब हम इन सब का विस्तार पूर्वक जानते हैं कि निर्माण मंडली में कौन कौन से भाग होते हैं, उनका हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। तो स्वामी इंजीनियर एवं ठेकेदार तीनों का लक्ष्य उद्देश्य पूर्ण निर्माण करना है। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए तीनों का परस्पर सहयोग अति आवश्यक होता है। मतलब जो भी कंस्ट्रक्शन टीम के उसमें सदस्य हैं या फिर विभाग हैं, उन दोनों में या फिर तीनों में परस्पर सहयोग होना अति आवश्यक है। नहीं तो हमारा कोई भी निर्माण कार्य उद्देश्य पूर्ण तक नहीं पहुंच सकता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इसमें स्वामी या मालिक क्या होता है, इनका क्या कार्य होता है, इनके बारे में जानते हैं। तो स्वामी या मालिक या फिर ऑनर, किसी भी निर्माण परियोजना की शुरुआत स्वामी द्वारा की जाती है। कोई भी कंस्ट्रक्शन का निर्माण हमें कराना है तो उसकी जो भी शुरुआत होती है वो ऑनर या मालिक के द्वारा किया जाता है। कार्य या परियोजना का स्वामी केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार के विभिन्न विभाग, उद्योगपति आदि हो सकते हैं। मतलब जो भी कार्य का परियोजना का स्वामी, कोई भी उसका जो कोई कार्य कराना है उसका स्वामी केंद्र सरकार, राज्य सरकार के विभिन्न विभाग, उद्योगपति आदि हो सकते हैं। जो बनाएगा यानी निर्माण कार्य वही उसका ऑनर कहलाएगा। तो मालिक परियोजना के लिए आवश्यक धन जुटाता है। मालिक अपनी परियोजना को अभियंता एवं ठेकेदार के माध्यम से पूर्ण करता है। निर्माण कार्य से संबंधित सभी प्रकार के वित्तीय जोखिम व लाभ स्वामी के ही होते हैं। स्वामी का तकनीकी ज्ञान कम होता है, इसलिए वह अभियंता की सेवाएं प्राप्त करता है। तो दोस्तों हम सबसे पहले स्वामी के बारे में जानते हैं। तो स्वामी मतलब ऑनर के बारे में क्या लिखना है? कोई भी निर्माण है हमारा वही स्वामी शुरुआत करता है। एक टॉपिक लिखें। फिर लिखेंगे कार्य या परियोजना का स्वामी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के कोई भी विभाग, उद्योगपति हो सकते हैं। मालिक परियोजना के लिए आवश्यक धन जुटाता है। मालिक अपनी परियोजना को अभियंता एवं ठेकेदार के माध्यम से पूर्ण करता है। निर्माण कार्य से संबंधित सभी प्रकार के वित्तीय जोखिम व लाभ स्वामी के ही होते हैं। स्वामी का तकनीकी ज्ञान कम होता है, इसलिए वह अभियंता की सेवाएं प्राप्त करना है। तो दोस्तों स्वामी या फिर मालिक में क्या लिखेंगे? हमें ये लिखना है कि कोई भी परियोजना या फिर निर्माण चालू होता उसका स्वामी उसकी शुरुआत स्वामी करता है।
स्वामी के पास कम नॉलेज होता है तो उसकी सहायता के लिए वो इंजीनियर की सहायता लेता है। फिर है स्वामी सभी मालिक परियोजना के लिए आवश्यक धन जुटाता है। एक पॉइंट हो गया, धन जुटाता है परियोजना के लिए। फिर है परियोजना को अभियंता एवं ठेकेदार के माध्यम से पूर्ण करता है। निर्माण कार्य से संबंधित सभी प्रकार के वित्तीय जोखिम व लाभ स्वामी के ही होते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों स्वामी या मालिक क्या होता है। हम पढ़ रहे हैं दोस्तों कंस्ट्रक्शन टीम। कंस्ट्रक्शन टीम के 3 भाग होते हैं। पहला होता है मालिक या स्वामी, दूसरा होता है अभियंता या फिर इंजीनियर, और तीसरा होता है ठेकेदार कंट्रैक्टर होता है। पहला हम पढ़ चुके हैं दोस्तों स्वामी या मालिक क्या होता है। तो कोई भी निर्माण परियोजना की शुरुआत स्वामी द्वारा की जाती है। कार्य या परियोजना का स्वामी केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार के विभिन्न विभाग, उद्योगपति आदि हो सकते हैं। मालिक परियोजना के लिए आवश्यक धन जुटाता है। मालिक अपनी परियोजना को अभियंता एवं ठेकेदार के माध्यम से पूर्ण करता है। निर्माण कार्य से संबंधित सभी कार्य के वित्तीय जोखिम व लाभ स्वामी के ही होते हैं। स्वामी का तकनीकी ज्ञान कम होता है इसलिए वह अभियंता की सेवाएं प्राप्त करता है। दोस्तों अब हम दूसरा देखेंगे अभियंता। अभियंता मतलब इंजीनियर का क्या कार्य होता है इसके बारे में देखते हैं। अभियंता एक व्यक्ति है जो मालिक के प्रस्तावों को एक व्यवहारिक रूप देता है। क्या दोस्तों, जो मालिक के प्रस्ताव को व्यवहारिक रूप देता है। किसी भी निर्माण परियोजना के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण अभियंता है। किसी भी निर्माण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण अभियंता है। अभियंता का कार्य परियोजना से संबंधित, अभियंता मतलब इंजीनियर का कार्य परियोजना से संबंधित अभिकल्पन, प्लान, एस्टीमेट एवं विशिष्टियां तैयार करना होता है। अभियंता मालिक के लिए सलाहकार का भी कार्य करता है। तो दोस्तों इंजीनियर का कार्य क्या होता है उसके बारे में हम जान रहे हैं। तो देखिए इंजीनियर का कार्य ये होता है कि जो मालिक प्रस्ताव देखता है उसको व्यवहारिक रूप में देता है और क्या करता है, और करता है उसका जो भी परियोजना होता है, परियोजना से संबंधित अभिकल्पन डिजाइन करता है, प्लान बनाता है, एस्टीमेट एवं विशिष्टियां तैयार करता है। अभियंता मालिक के लिए सलाह का कार्य करता है। तो अभियंता में हम क्या लिखेंगे दोस्तों, अभियंता में हम ये लिखेंगे कि मालिक के प्रस्तावों को व्यवहारिक रूप देता है। एक पॉइंट हो गया। दूसरा लिखेंगे अभियंता परियोजना से संबंधित अभिकल्पन, प्लान, एस्टीमेट एवं विशिष्टियां तैयार करता है। और अभियंता मालिक के लिए सलाहकार होते हैं दोस्तों। तो ये था हमारा दूसरा इंजीनियर। पहला था हमारा ऑनर या फिर मालिक, दूसरा है इंजीनियर। दोस्तों अब हम तीसरा बात करेंगे ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर के बारे में। हम कंस्ट्रक्शन टीम के बारे में पढ़ रहे हैं। कंस्ट्रक्शन टीम के 3 डिवाइड होते हैं, भाग होते हैं। पहला होता है ऑनर, दूसरा होता है इंजीनियर और तीसरा होता है ठेकेदार। हमने ऑनर के बारे में पढ़ लिया, इंजीनियर के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर के बारे में। तो परियोजना का अभिकल्पन, प्लान, एस्टीमेट एवं विशिष्टियां तैयार होने पर ही ठेकेदार वास्तविक रूप से निर्माण स्थल पर कार्य करने के लिए आता है। जब दोस्तों मालिक कोई भी निर्माण परियोजना स्टार्ट किया, फिर उसको पूरा एस्टीमेट, उसका प्लान इंजीनियर बनाया, अब एंट्री होगी किसकी, ठेकेदार की। एस्टीमेट एवं विशिष्टियां तैयार होने पर ही ठेकेदार वास्तविक रूप से निर्माण स्थल पर कार्य करने के लिए आता है। ठेके की शर्तें, कार्य की विशिष्टियां एवं निर्माण कार्य की गुणवत्ता का अनुपालन ठेकेदार के द्वारा किया जाना चाहिए। नई तकनीकी को अपनाकर ठेकेदार को निर्माण लागत कम करने का प्रयास करना चाहिए। ठेकेदार को श्रमिकों को सुविधाओं का विशेष भी ध्यान रखना चाहिए। तो ठेकेदार का कार्य क्या होता है दोस्तों, ठेकेदार का कार्य होता है जब इंजीनियर द्वारा अभिकल्पन, प्लान, एस्टीमेट एवं विशिष्टियां तैयार हो जाता है तो ठेकेदार निर्माण स्थल पर कार्य करने के लिए आता है। ठेके की शर्तें, कार्य की विशिष्टियां एवं निर्माण कार्य की गुणवत्ता का अनुपालन ठेकेदार के द्वारा ही किया जाता है। क्या किया जाता है, विशिष्टियां एवं निर्माण कार्य की गुणवत्ता का अनुपालन ठेकेदार के द्वारा किया जाना चाहिए। नई तकनीक को अपनाकर ठेकेदार को निर्माण लागत कम करने का प्रयास
करना चाहिए। ठेकेदार को श्रमिकों को सुविधाओं का भी विशेष ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों हम निर्माण मंडली यानी कंस्ट्रक्शन टीम के बारे में पढ़ रहे हैं। कंस्ट्रक्शन टीम में हमारे 3 होते हैं। पहला होता है ऑनर, दूसरा होता है इंजीनियर, तीसरा होता है कंट्रैक्टर। दोस्तों हमने ऑनर के बारे में जाना, इंजीनियर के बारे में जान लिया और ठेकेदार के बारे में जान लिया। उम्मीद करते हैं दोस्तों कंस्ट्रक्शन टीम के बारे में आप जान गए होंगे। दोस्तों अब हम अगला नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। निर्माण उद्योग के लिए संसाधन, रिसोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। मतलब निर्माण उद्योग के लिए कौन कौन सा संसाधन की आवश्यकता होती है उसके बारे में जानेंगे। तो निर्माण उद्योग के लिए निम्नलिखित संसाधन की आवश्यकता पड़ती है। कौन से दोस्तों? पहला धन, फिर दूसरा सामग्री, तीसरा मशीन, चौथा व्यक्ति और पांचवा प्रबंधन मैनेजमेंट। तो दोस्तों निर्माण उद्योग के लिए संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। निर्माण उद्योग के संसाधन के कौन कौन से घटक होते हैं या आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हमारा होता है मनी, पैसा, दूसरा सामग्री, तीसरा मशीन, चौथा व्यक्ति, पांचवा प्रबंधन मैनेजमेंट होता है। दोस्तों अब हम इनका विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। पहला है धन के बारे में। धन क्या होता है इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। कंस्ट्रक्शन में हमारा धन की क्या जरूरत होती है। तो धन निर्माण उद्योग का प्राथमिक एवं महत्वपूर्ण संसाधन है। धन के बिना तो दोस्तों कुछ होगा ही नहीं किसी भी परियोजना। पहले लिखना है धन निर्माण उद्योग का प्राथमिक एवं महत्वपूर्ण संसाधन है। किसी भी परियोजना को पूर्ण करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। पर्याप्त धन के अभाव में परियोजना का निर्माण कार्य पूरा नहीं किया जा सकता है। कोई भी हम दोस्तों निर्माण कार्य चालू करेंगे उसका सबसे पहला स्टेप ही होता है कि पहले हमें धन की आवश्यकता होगी। यदि धन पर्याप्त मात्रा में नहीं होगा तो परियोजना का निर्माण कार्य पूरा नहीं किया जा सकता है। तो धन का क्या उपयोग होता है उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अब हम दूसरा बात करेंगे निर्माण उद्योग के लिए संसाधन में सामग्री मटेरियल के बारे में बात करेंगे। दूसरा है दोस्तों हमारा सामग्री मटेरियल क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। निर्माण कार्यों में निर्माण लागत का 60 से 70% धन निर्माण सामग्री पर खर्च होता है। निर्माण स्थल पर खर्च हो रहे सामग्री को तो नहीं घटाया जा सकता है परंतु उसके अपव्यय को अवश्य रोका जा सकता है। निर्माण के लिए भंडार की उचित व्यवस्था निर्माण स्थल पर ही होना चाहिए। दोस्तों हम कंस्ट्रक्शन के सोर्स के बारे में बात कर रहे हैं यानी निर्माण के संसाधन के बारे में बात कर रहे हैं। तो निर्माण के संसाधन में सबसे पहले हमने मनी पैसा के बारे में बात किया। अब हम दूसरा बात करेंगे सामग्री मटेरियल के बारे में। तो क्या होता है जो हमने पैसा इकट्ठा किया था उसका 60 से 70% किस पे खर्च होता है दोस्तों? निर्माण सामग्री पे खर्च होता है। निर्माण स्थल पर खर्च हो रहे सामग्री को तो नहीं घटाया जा सकता। मतलब कोई भी हम निर्माण कंस्ट्रक्शन का निर्माण करा रहे हैं उसमें जो हमें सामग्री की जरूरत होगी उसको तो कम नहीं किया जा सकता है मगर उसके बेकार होने को अवश्य रोका जा सकता है। निर्माण के भंडार की उचित व्यवस्था निर्माण स्थल पर ही होनी चाहिए। जितना ज्यादा हम निर्माण के भंडार की उचित व्यवस्था करेंगे उतना कम हमारा सामान बेकार होगा जिससे हमें निर्माण के लिए हमें पैसा की जरूरत कम होगी। तो दोस्तों ये था हमारा पहला हमने मनी के बारे में जाना, दूसरा हमने सामग्री मटेरियल के बारे में जाना। अब हम दोस्तों जानेंगे तीसरा मशीन के बारे में। क्या दोस्तों? मशीन के बारे में। बड़े निर्माण कार्यों की सफलता के लिए मशीनों का उपयोग अनिवार्य है। मशीनों के प्रयोग से समय एवं धन की बचत होती है। मशीनों के प्रयोग से निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में सुधार आता है। कार्य प्रारंभ करने से पहले मशीनों की व्यवस्था निर्माण स्थल पर की जानी चाहिए। तीसरा है दोस्तों मशीन का हम उपयोग करेंगे। मशीन का उपयोग करने से क्या होता है जो हमारे समय एवं धन की बचत हो जाती है। मशीनों के प्रयोग से
निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में सुधार आ जाता है। हमको दोस्तों मशीन में क्या लिखना है, हमको मशीन में सीधा सीधा ये लिखना है कि यदि हम मशीन का प्रयोग करेंगे तो समय एवं धन की बचत होगी। मशीनों के प्रयोग से निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में सुधार आता है। कार्य प्रारंभ करने से पहले मशीनों की व्यवस्था निर्माण स्थल पर की जानी चाहिए। तो दोस्तों हमने कंस्ट्रक्शन संसाधन, निर्माण संसाधन के बारे में पढ़े हैं। निर्माण संसाधन के बारे में हमने सबसे पहले पैसा के बारे में पढ़ा, फिर हमने सामग्री के बारे में, मटेरियल के बारे में पढ़े। अब हम तीसरा पढ़ रहे हैं, मशीन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब हम चौथा हमारा पढ़ेंगे मैन, व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों निर्माण कार्य को पूर्ण करने के लिए अधिक मात्रा में निर्माण श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। जब हम कोई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे दोस्तों तो उसको कार्य करने के लिए हमें श्रमिक की आवश्यकता पड़ती है। कार्य की प्रवृत्ति के अनुसार कुशल, अर्धकुशल व अकुशल श्रमिकों की नियुक्ति की जाती है। श्रमिकों के रहन सहन की अवस्था निर्माण स्थल के निकट ही होना चाहिए। निर्माण कार्य को करने के लिए दोस्तों हमें श्रमिकों की आवश्यकता होनी चाहिए। श्रमिकों को ये देखना चाहिए कि हमें निर्माण कार्य के पास ही रहें, जिससे हमें वाहन की खर्चा नहीं होगा, जिससे हमें पैसा की आवश्यकता कम होगी। फिर है कार्य की प्रवृत्ति के अनुसार कुशल, अर्धकुशल व अकुशल श्रमिकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। जितना ज्यादा हमें कुशल अकुशल की जरूरत उसी के हिसाब से हमें अपना व्यक्ति को लाना चाहिए या फिर श्रमिक को लाना चाहिए। तो ये था दोस्तों हमारा चौथा, व्यक्ति या फिर मैन। पांचवा बात करेंगे दोस्तों हमारा प्रबंधन, मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यदि मैनेजमेंट सही नहीं होगा तो हमारा कोई कार्य सही से हो ही नहीं पाएगा। तो निर्माण कार्य के सुसंगठित ढंग से सफल बनाने के लिए प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। निर्माण कार्य प्रबंधन के बगैर अधूरा है। प्रबंधन निर्माण कार्य की प्रथम इकाई है। कोई भी कंस्ट्रक्शन करने के लिए यदि हमारा मैनेजमेंट सही होगा तो हमारा निर्माण कार्य भी सही होगा। तो निर्माण कार्य की सुसंगठित ढंग से सफल बनाने के लिए प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। निर्माण कार्य प्रबंधन के बगैर अधूरा है। प्रबंधन निर्माण कार्य की प्रथम इकाई होती है। तो दोस्तों ये हमारा समाप्त होता है कंस्ट्रक्शन टीम निर्माण। ये था दोस्तों हमारा कंस्ट्रक्शन के निर्माण के संसाधन। निर्माण के संसाधन में हमने 5 पढ़ा। सबसे पहला पैसा के बारे में पढ़ा, फिर हमने सामग्री के बारे में पढ़ा, मशीन के बारे में पढ़ा, फिर व्यक्ति के बारे में पढ़ा, फिर आखिरी में प्रबंधन मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। दोस्तों अब हम अगला हमारा टॉपिक देखेंगे, सिविल अभियंत्रण प्रबंधन के मुख्य उद्देश्य में ऑब्जेक्टिव ऑफ सिविल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट। मतलब सिविल अभियंत्रण प्रबंधन के उद्देश्य कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। तो सिविल निर्माण प्रबंधन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला क्या है, निर्माण कार्य की गुणवत्ता को बनाए रखना। अब जो हमारा होता है कोई भी कंस्ट्रक्शन, उसकी गुणवत्ता यानी क्वालिटी को बनाए रखना, कम ज़्यादा ना होना कि कहीं हमें ज़्यादा मात्रा में लगा दिए और कहीं हमें कम मात्रा में उसका सामग्री लगा दिए हैं। फिर है निर्माण परियोजना को मितव्ययी बनाना, मतलब कम से कम खर्चे में अधिक से अधिक मजबूत भवन निर्माण करना या फिर कंस्ट्रक्शन निर्माण करना, निर्माण परियोजना को मितव्ययी बनाना होता है। फिर है निर्माण कार्य को समय से पूर्ण करना, जितने समय में हमें दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट मालिक द्वारा, उस समय में हमें प्रबंधन के माध्यम से ही हम पूर्ण कर सकते हैं। फिर है निर्माण कार्य में आधुनिक निर्माण विधियों का प्रयोग करना, ये हमारे अभियंत्रण प्रबंधन के मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। फिर है मशीन, श्रमिक एवं सामग्री पर अनावश्यक खर्च न करना। छठवां है परियोजना से संबंधित व्यक्तियों के मानवीय संबंधों को सुधारना। और फिर सातवां, संगठन के सभी सदस्य एक टोली के रूप में कार्य करें।
कर्मचारी एवं श्रमिकों की शारीरिक एवं सामाजिक आवश्यक को ध्यान में रखना, कार्य को समुचित ढंग से पूर्ण करना, सामाजिक दायित्व को पूर्ण रखना। दोस्तों, अब हम समझते हैं सिविल अभियंत्रण प्रबंधन के मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं। हमारा यही उद्देश्य होता है कोई भी कंस्ट्रक्शन निर्माण करने के लिए कम से कम पैसा में ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत टिकाऊ हमारा कंस्ट्रक्शन निर्माण भवन हो। तो निर्माण प्रबंधन सिविल अभियंत्रण प्रबंधन के सबसे पहला उद्देश्य क्या है कि ये उद्देश्य है कि गुणवत्ता को बनाए रखना, मतलब हमारी जो भी क्वालिटी है उसको हमेशा बना रहे, कम ज़्यादा न लगे कहीं। फिर है निर्माण परियोजना को मितव्ययी बनाना, कम खर्चा करना, मितव्ययी मतलब पैसा को कम खर्चा करना और हमारा निर्माण अच्छा से अच्छा तैयार हो। फिर है निर्माण कार्य को समय से पूर्ण करना। प्रबंधन के मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि जितने समय में हमें दिया गया है उतने ही समय में हम तैयार कर लें कंस्ट्रक्शन को। फिर है निर्माण कार्य में आधुनिक निर्माण विधियों का प्रयोग करना, आधुनिक विधि से बनाएंगे जिससे हमें कम समय में और कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा हमें कंस्ट्रक्शन निर्माण परियोजना हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। फिर है मशीन, श्रमिकों एवं सामग्री पर आवश्यक अनावश्यक खर्च न करना, परियोजना से संबंधित व्यक्तियों को मानवीय संबंधों को सुधारना, ये सब हमारे प्रबंधन के मुख्य उद्देश्य है मैनेजमेंट के। फिर है संगठन के सभी सदस्य एक टोली के रूप में मतलब एकता बना के रहें। कर्मचारी एवं श्रमिकों की शारीरिक एवं सामाजिक आवश्यक को ध्यान में रखना चाहिए, कार्य को समुचित ढंग से पूर्ण करना चाहिए। और 10वां है सामाजिक दायित्व को पूर्ण करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे हमारे सिविल अभियंत्रण प्रबंधन के मुख्य उद्देश्य। उम्मीद करता हूँ आपको दोस्तों समझ में आया होगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने पहले कंस्ट्रक्शन टीम के बारे में जाना, फिर कंस्ट्रक्शन के संसाधन के बारे में, सोर्स के बारे में जाना, फिर हमने सिविल अभियंत्रण प्रबंधन के मुख्य उद्देश्य के बारे में जाना। तो दोस्तों, यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।